एवरीवन, माय नेम इज भूमिका चौहान। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश क्लास में। आज की क्लास के अंदर बच्चों हम करेंगे सेक्शन सी। जी हाँ, आप लोगों को बहुत ही बढ़िया मजेदार क्वेश्चंस मैं लिटरेचर के करवाने वाली हूँ और आप सभी बच्चे जो हैं इन क्वेश्चंस को तो अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर करके जाना। मतलब मुझे लगता है कि इन क्वेश्चंस को तो छोड़ोगे तो तुम्हारा ही नुकसान है। अब एमवी सेट मेगा वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक डाल दिया है, आप जा सकते हो और जाके अभी की अभी रजिस्टर कर सकते हो। फायदा क्या होगा अभी के अभी जाने का और अभी के अभी रजिस्टर करने का कि आप लोगों का ये जो टेस्ट डेट है वो काफी पास आ गया है। 4th, 5th, 11th और 12th अक्टूबर को जो है आप लोगों की क्लासेस होने वाली है, सॉरी एग्जाम होने वाला है। और आपको अगर मतलब कि सच में चैंपियन बनना है, अगर आपको वेदांतु के कोर्सेज पर 100% तक का स्कॉलरशिप चाहिए, अगर आप लोग सभी बच्चे, अगर आप सभी के सभी बच्चे थोड़ा सा अगर जज्बा दिखाओगे, है ना, थोड़ा सा अगर मेहनत चाहोगे कि जाके सेंटर पे एग्जाम दे आओगे, सारा का सारा स्टडी मटेरियल भी तुम लोगों को फ्री मिल जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये वाली चीज थोड़ा सा तुम्हें ध्यान रखनी है, ठीक है ना, और इस वाली अपॉर्चुनिटी का पूरे तरीके से फायदा तुम लोगों को उठाना चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंप्लीट सेक्शन सी लिटरेचर के मैं आप लोगों को 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो आज की क्लास में करवाने वाली हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स एंड आंसर द क्वेश्चन फॉर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टू। ठीक है, दो में से किसी एक का आंसर आप लोगों को करना है। सो द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी. There wasn't a cloud in the sky. I was happy to be alone, high up above the sleeping countryside. I was flying my old Dakota aeroplane over France back to England. I was dreaming of my holiday and looking forward to being with my family. I looked at my watch 1:30 in the morning. Two stories about flying में कहाँ से है ये सवाल? ये सवाल आपको डायरेक्टली दिया गया है ब्लैक एरोप्लेन वाले पॉइंट से। तो चलिए, What time of the day is the above extract set in? कब का टाइम है ये? Dawn का, आफ्टरनून का, नाइट का या डस्क का? So the moon was coming up, मतलब कि रात का समय था। Yes, option number C. Next question. State any one inference about the writer from the given context. I was looking forward to being with my family. I was looking forward to being with my family. So state any one inference about the writer from the given context. भाई क्या समझ में आता है आपको राइटर के बारे में? ये जो लाइन दी हुई है इससे आपको राइटर के बारे में क्या चीज समझ में आती है? So the writer is a family oriented person. राइटर क्या है? एक क्या है राइटर? राइटर एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है who values spending time with his loved ones, जो अपने प्रियजनों के साथ समय बिताना बहुत ही ज्यादा पसंद करता है and feels excited about returning home to them, और कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी फील करता है उनके पास वापस से जाने के लिए। करता है या नहीं करता है? बिल्कुल करता है, राइट। तो फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, ये इसकी खासियत है, ये इसको लिख देना। हु वैल्यूज स्पेंडिंग टाइम विद हिज लव्ड वंस, जो बहुत ज्यादा वैल्यू करता है कि अपनी फैमिली के साथ वो टाइम बिताए। अगला सवाल क्या है? द यूज ऑफ द फ्रेज क्लियर स्काई एड्स टू अ सेंस ऑफ फेवरेबल या फ्लेवरफुल वेदर कंडीशन। अब ये जो एक ऐड किया गया है ये क्या बताता है? फेवरेबल बताता है या फ्लेवरफुल बताता है? जल्दी से बताओ। फेवरेबल बताता है या फ्लेवरफुल बताता है वेदर कंडीशन? द यूज ऑफ द फ्रेज क्लियर स्काई एड्स टू अ सेंस ऑफ फेवरेबल, है ना, कि भाई वेदर कंडीशंस थी वो भी बिल्कुल सही थी, बिल्कुल बढ़िया थी, फेवर में थी, ठीक है, कोई भी दिक्कत परेशानी जैसी चीज लग नहीं रही थी जो कि आनी चाहिए प्लेन को उड़ाने में। आगे बढ़ जाते हैं। हाउ डज दिस सीरीन एटमॉस्फेयर डिस्क्राइब्ड बाय द नैरेटर कंट्रीब्यूट टू द मूड एंड एंटिसिपेशन ऑफ हिज जर्नी बैक टू इंग्लैंड? इलैबोरेट इन अबाउट 40 वर्ड्स विद रेफरेंस टू द एक्सट्रैक्ट। अभी कह रहे हैं कि कैसे ये सीरीन एटमॉस्फेयर डिस्क्राइब्ड बाय द नैरेटर, जो नैरेटर ने डिस्क्राइब किया है, कंट्रीब्यूट टू द मूड एंड एंटिसिपेशन ऑफ हिज जर्नी बैक टू इंग्लैंड। कंट्रीब्यूट करता है किस चीज में? मूड में और एंटिसिपेशन ऑफ हिज जर्नी, राइट, बैक टू इंग्लैंड। इलैबोरेट इन 40 वर्ड्स। जब 40 वर्ड्स में बोला जाता है ना बेटा, तो जब मैंने बोला कि 30 to 40 वर्ड्स में आंसर लिखना है, मतलब 3 to 4 लाइन्स के अंदर आप लोगों को आंसर लिखना होता है। आगे बढ़ते हैं। सो द काम नाइट स्काई, एब्सेंस ऑफ क्लाउड्स एंड पीसफुल कंट्री साइड क्रिएट अ सेंस ऑफ सेफ्टी एंड कंटेंटमेंट फॉर द नैरेटर।
अभी बिल्कुल नाइट एकदम काम थी, है ना, क्लाउड्स नहीं थे, एंड पीसफुल कंट्री साइड, और एक कंट्री साइड भी बिल्कुल पीसफुल था, वहां पर कोई शोर शराबा नहीं था, क्रिएट्स अ सेंस ऑफ सेफ्टी एंड कंटेंटमेंट फॉर द नैरेटर। ये कहीं ना कहीं एक सेफ्टी और कंटेंटमेंट भी नैरेटर के लिए क्रिएट करता है। दिस सीरीन एटमॉस्फेयर हाइटन्स हिज एंटिसिपेशन। ये जो सीरीन एटमॉस्फेयर है ये कहीं ना कहीं हाइटन कर देता है किस चीज को, हिज एंटिसिपेशन फॉर अ प्लेजेंट फ्लाइट, कि भाई मेरी फ्लाइट तो बढ़िया होने ही वाली है, ऐसा मुझे कुछ लग नहीं रहा है कि कुछ भी गड़बड़ कहीं पर होगा, एंड द जॉय ऑफ रीयूनाइटिंग विद हिज फैमिली इन इंग्लैंड। और वो बहुत ज्यादा अंदर ही अंदर खुश भी हो जाता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आराम से अपने घर पहुंच जाऊंगा, अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताऊंगा, अगले सुबह उठकर इंग्लैंड ब्रेकफास्ट करूंगा, बहुत सारी चीजें अच्छी अच्छी वो सोच लेता है, क्योंकि वेदर कंडीशंस काफी अच्छी होती है, सब कुछ बहुत साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन वहां पर होता है। ठीक है, बढ़िया, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। It's not my balcony, Ozable said with extreme irritation. It belongs to the next apartment. He glanced explanatorily at Fowler. You see, he said this room used to be part of a large unit, and the next room, through that door there, used to be the living room. It had the balcony, which extends under my window now. You can get onto it from the empty room 2 doors down. And somebody did last month. The management promised to block it off, but they haven't. क्या दिया हुआ है, सिंपल सी बात दी हुई है कि ये मेरी बालकनी नहीं थी, है ना। Audible said with extreme irritation, बहुत ही इरिटेशन के साथ वो ये बात बोलता है कि it's not my balcony, it was not my balcony, and it belongs to the next apartment. ये next apartment से belong करती है. He glanced explanatorily at Fowler, और वो explanatorily Fowler की तरफ देखता है. So ये बेसिकली वो होता है कि वो उसको एक स्टोरी पर यकीन दिलाने वाला काम कर रहा है कि भाई यहाँ पर मेरे कमरे में भी बालकनी है, पहले भी एक बंदा ऐसे ही मेरे कमरे की बालकनी में आ गया था. सो व्हाट वाज द मैनेजमेंट सपोज टू डू रिगार्डिंग द बालकनी, मैनेजमेंट को क्या करना था बालकनी के रिगार्डिंग, बंद करवाना था ना उस कमरे को. सो द मैनेजमेंट वाज सपोज टू ब्लॉक ऑफ द बालकनी टू प्रिवेंट एनीवन फ्रॉम एक्सेसिंग इट फ्रॉम द नेबरिंग एम्प्टी रूम. क्या करना था मैनेजमेंट वाज सपोज टू ब्लॉक ऑफ द बालकनी, उसको रोकना था, उस बालकनी को बंद करना था, उस बालकनी को, टू प्रिवेंट एनीवन फ्रॉम एक्सेसिंग इट, ताकि कोई भी उधर ना आ सके, फ्रॉम द नेबरिंग एम्प्टी रूम, है ना, पास के खाली कमरे से. विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द रीजन दैट इरिटेटेड ऑजिबल अबाउट द बालकनी, कौन सा इनमें से रीजन था जिस चीज ने इरिटेट कर दिया ऑजिबल को बालकनी के रिगार्डिंग, किस चीज ने, इट्स साइज एंड लेआउट, इट्स लोकेशन रिलेटिव टू हिज अपार्टमेंट, इट्स एक्सेसिबिलिटी फ्रॉम द नेबरिंग यूनिट, या इट्स मेंटेनेंस बाय द अपार्टमेंट मैनेजमेंट. बताइए किस चीज ने, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द रीजन दैट इरिटेटेड ऑजिबल अबाउट द बालकनी, उसका साइज या उसका लेआउट, उसका लोकेशन रिलेटिव टू हिज अपार्टमेंट, इट्स एक्सेसिबिलिटी फ्रॉम द नेबरिंग यूनिट, या इट्स मेंटेनेंस बाय द अपार्टमेंट मैनेजमेंट. एक्सेसिबिलिटी, यस ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही जवाब हो जाएगा. किस चीज ने उसको इरिटेट कर दिया था, उसकी एक्सेसिबिलिटी ने उसको इरिटेट कर दिया था, है ना. चलिए आगे बढ़ जाते हैं. हाउ डज ऑजिबल्स डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ द balcony's history and current accessibility contribute to the atmosphere of suspense or tension in the story? Answer in about 40 words. भाई 40 words के अंदर आंसर करना है. So कह रहे हैं कैसे ऑजिबल का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन बालकनी की हिस्ट्री का एंड करंट एक्सेसिबिलिटी कंट्रीब्यूट टू द एटमॉस्फेयर, और अभी का जो एक्सेसिबिलिटी है वो कैसे कंट्रीब्यूट करता है टू द एटमॉस्फेयर ऑफ सस्पेंस और टेंशन इन द स्टोरी. वो जो सस्पेंस और टेंशन का एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रखा था ना, उसमें कैसे कंट्रीब्यूट करता है हम लोगों को वो चीज बतानी है. टिक जा भाई टिक जा, है ना, हम लोगों को वो चीज बतानी है. So Auzible's explanation shows that the balcony can be easily reached by anyone from the next apartment. तो उनका कहना था कि भाई बालकनी जो है वो इजीली उस बालकनी तक कोई भी इजीली पहुंच सकता है. ठीक है, दिस डिटेल बिल्ड्स सस्पेंशन एज इट मेक्स द रीडर रियलाइज, और ये जो डिटेल है ये कहीं ना कहीं सस्पेंस क्रिएट करती है. कहां पे,
करती है ना सस्पेंस क्रिएट। कैसे क्रिएट करती है? एज इट मेक्स द रीडर रियलाइज, क्योंकि ये रीडर को ये रियलाइज करवा देती है दैट एन इंट्रूडर कुड बी स्टैंडिंग आउटसाइड हिज विंडो, है ना, एंड इंक्रीजिंग द टेंशन इन द सीन, और उस पूरे सीन के अंदर कहीं ना कहीं वो एक टेंशन भी क्रिएट कर देती है। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट्स। तो अभी हमें करेक्ट वर्ड फिल करना है ब्रैकेट में। द रेफरेंस टू लास्ट मंथ एंड नाउ एड्स टू अ सेंस ऑफ रिकॉन्सिलेशन या मिस्ट्री। जल्दी से बताओ, पानी पीती हूँ मैं इतने, और भी क्लास है मेरी अभी आगे। चलिए, so the reference to the last month and now adds to a sense of mystery, obviously. Next one, read the following extract and answer the questions for any one of the given two. तो भाई extract हमको दिया हुआ है, दोनों में से किसी एक का आंसर करना है, completely up to you, आप कैसे करते हो। देखो, the way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood. Has given my heart अ चेंज ऑफ मूड। तो क्या से है ये? डस्ट ऑफ स्नो से हमें ये क्वेश्चन, ये पूरा एक्सट्रैक्ट स्टैंजा दिया हुआ है। आइए देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक टू कंप्लीट द सेंटेंस। शेकिंग डाउन ऑफ डस्ट ऑफ स्नो गेव द स्पीकर अ चेंज ऑफ हार्ट बाय। शेकिंग डाउन, है ना, ऑफ डस्ट ऑफ स्नो गेव द स्पीकर अ चेंज ऑफ हार्ट बाय व्हाट? by lifting his spirit and changing his gloomy mood into a more positive one, क्योंकि उसका पूरे तरीके से मूड जो है उसने बदल दिया। yes, how does the interaction between the natural elements, कैसे जो interaction है between natural elements, crow, snow, hemlock tree, contribute to the speaker's emotional transformation in the poem? ये कंट्रीब्यूट करता है जो स्पीकर का इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कविता के अंदर, उससे आंसर इन अबाउट 40 वर्ड्स। अब अगेन जब आपको बोला है कि अबाउट 40 वर्ड्स, तो 40 वर्ड्स में मतलब 4 लाइन के अंदर, 3 से 4 लाइन के अंदर लिख देना। The unexpected contact with the crow and the falling snow from the hemlock tree. अभी उसका तो कोई कांटेक्ट नहीं था, राइटर का कोई कांटेक्ट था क्या उनसे? नहीं था। And the falling snow from the hemlock tree acts as a small natural surprise. वो एक्ट करता है एक छोटे सरप्राइज की तरह, ठीक है, दैट रिफ्रेशेस द स्पीकर्स मूड, जो कहीं ना कहीं स्पीकर का मूड पूरे तरीके से रिफ्रेश कर देता है। इट ट्रांसफॉर्म्स हिज नेगेटिव फीलिंग्स इनटू अ लाइटर मोर होपफुल स्टेट, और ये कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्म भी कर देता है उनकी नेगेटिव फीलिंग्स को, थोड़ा लाइट कर देता है, उसका मूड अच्छा कर देता है और ज्यादा होपफुल भी कर देता है, आशावादी भी कर देता है। राइट, चलिए। डस्ट ऑफ स्नो इज रेफर्ड टू एज, किसको रेफर किया गया? डस्ट ऑफ स्नो को मिस्ट बोला गया है, डस्ट ऑफ ब्रांचेस बोला गया है, स्नो रेजिड्यू बोला गया है, या स्नो फ्लेक्स बोला गया है? बताइए। डस्ट ऑफ स्नो इज रेफर्ड टू एज मिस्ट, डस्ट ऑफ ब्रांचेस, स्नो रेजिड्यू या स्नो फ्लेक्स? बताइए। सो स्नो रेजिड्यू, है ना? यस, आगे बढ़ते हैं। द क्रो एंड द हेमलॉक ट्री रेप्रेजेंट, जो क्रो है और जो हेमलॉक ट्री है वो क्या रेप्रेजेंट करता है? सॉरो, इलेशन, होप, एंजाइटी, एंथुसियाज्म। बताओ जल्दी से। द क्रो एंड द हेमलॉक ट्री रेप्रेजेंट सॉरो, इलेशन, होप, एंजाइटी, एंथुसियाज्म। बताओ, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, बताओ बताओ क्या करता है? ओनली 1, 2, 3 एंड 5, 4 ओनली, या 1, 4, 5? क्या करता है बताओ? यस, सॉरो रिप्रेजेंट करता है ना? हमारे यहाँ पर दुख के उसमें यूज किया जाता है, नेगेटिव एक तरीके से सिंबल है, क्रो भी, हेमलॉक ट्री भी और स्नो भी, है ना? चलो। Do not bite your nails, Amanda. Do not hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda.
There is a languid emerald sea where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully. ये जो ब्रैकेट के अंदर है ये क्या है? ये उसका इमेजिनेशन है. ब्रैकेट के अंदर क्या है बेटा? उसका इमेजिनेशन है ना? ये रियलिटी है ना? तो वो बार बार उसकी मम्मी बोलती है अपने नाखून मत खाओ, है ना, ऐसे हंच मत करो, ऐसे स्लाउच मत करो, ऐसे मत बैठो, ऐसे पसर के मत बैठो, एंड सेट अप स्ट्रेट अमांडा, ये सब बोलता है. सो देयर इज अ लैंग्विड एमरल्ड सी, राइट, वेयर द सोल इनहैबिटेंट इज मी, अ मर्मेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली. तो वो अपने आप को एक सी में पाती है, ठीक है. वो सोचती है कि मैं अकेली एक मर्मेड हूं जो पूरे ग्रीन सी के अंदर क्या कर रही है? तैर रही है. चलिए, हाउ डज द पोएट रीइंफोर्स द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन व्हाट द नरेटर वांट्स एंड व्हाट अमांडा डिजायर्स. अभी कहते हैं हाउ डज, कैसे द पोएट रीइंफोर्स द कॉन्ट्रास्ट. पोएट जो है वो इस कॉन्ट्रास्ट को रीइंफोर्स करते हैं, है ना, बिटवीन व्हाट द नरेटर वांट्स एंड व्हाट अमांडा डिजायर्स. किस चीज के बीच में? किस चीज के बीच में? कि नरेटर को क्या चाहिए और अमांडा क्या डिजायर करती है. देखो, द पोएट कॉन्ट्रास्ट्स द कांस्टेंट कमांड्स एंड रेस्ट्रिक्शंस. सो ये जो पोएट है ये कॉन्ट्रास्ट करते हैं किस चीज से? द कांस्टेंट कमांड्स, जो लगातार कमांड्स हैं, एंड जो रेस्ट्रिक्शंस हैं फ्रॉम द नरेटर विद अमांडाज लॉन्गिंग फॉर फ्रीडम. अमांडा क्या चाहती है? ओवरऑल अमांडा केवल आजादी चाहती है, इमेजिनेशन, राइट. While the narrator focuses on posture and manners, जबकि जो narrator है वो फोकस करता है posture पे, manners पे. Amanda dreams of an unrestricted life as a mermaid. Amanda कहीं ना कहीं एक unrestricted life जो है mermaid की तरह वो चाहती है, right? mermaid की तरह एक unrestricted life जो है वो चाहती है. Next, what tone is conveyed through the repetition of Amanda's name in the line? क्या टोन कन्वे किया गया है थ्रू द रेपिटेशन ऑफ अमांडाज नेम इन द लाइन. अमांडा का जो नेम है ना लाइन के अंदर बार बार लिया जा रहा है, क्या टोन कन्वे किया जा रहा है उस रेपिटेशन से? लविंग, इंस्ट्रक्टिव, इनडिफरेंट या प्लेफुल? किस तरीके का वो किया जा रहा है वो आप बता सकते हैं. बताइए, जल्दी से बताइए. What tone is conveyed through the repetition of Amanda's name? Loving तो नहीं है, instructive. Yes, बार बार उसको क्या दिए जा रहे हैं? उसको instructions दिए जा रहे हैं. आगे बढ़ जाते हैं. How does the imagery of the Emerald Sea with the mermaid contrast with Amanda's actions? कि भाई क्या क्या how does, कैसे ये जो imagery है ना, of the Emerald Sea, किसकी? Emerald Sea जो दिखाया गया है उसकी, with the mermaid, mermaid के साथ contrast with Amanda's action. वो बिल्कुल contrast कर रही है अमांडा के एक्शन से. कैसे कर रही है? The Emerald Sea and the drifting mermaid symbolize peace. Emerald Sea और drifting mermaid क्या symbolize करते हैं? Peace symbolize करते हैं, beauty symbolize करते हैं, freedom symbolize करते हैं, with sharply contrast, जो कहीं ना कहीं बहुत sharply contrast करता है with Amanda's real life restrictions. है ना, रियल लाइफ में तो उसके ऊपर बहुत रेस्ट्रिक्शंस है. उसकी मम्मा उसे हमेशा इंस्ट्रक्ट करती रहती है, ऐसे करो, वैसे करो, ऐसे मत करो, वैसे मत करो. एंड स्कोल्डिंग फॉर हर स्लाउचिंग एंड पोस्चर, है ना, हर बात पे डांट खाती रहती है वो. नेक्स्ट है सेक्शन सी. सिलेक्ट द ऑप्शन, ये तो छोड़ो, बाद में करने. Why was Wally's excitement on the bus dampened on her return journey? भाई गई थी जब वल्ली तब तो बहुत ज्यादा खुश थी, बट वल्ली जब वापस आई ना तो वो बहुत ज्यादा उदास हो गई थी. उसकी जो सारी खुशी थी उस पर पानी फिर गया था. उसका रीजन क्या था? देखो, वल्लीज एक्साइटमेंट फेडेड ऑन द रिटर्न जर्नी. वल्ली का जो एक्साइटमेंट है वो फेड हो गया था रिटर्न जर्नी पे, क्योंकि शी सॉ अ यंग काउ लाइंग डेड ऑन द रोड साइड. क्योंकि उसने क्या देखा?
एक जवान गाय देखी जो बेचारी मर गई थी, है ना, और वो ही जवान गाय उसने कब देखी थी, जब वो गई थी रास्ते में और वो हॉर्न बजा रहे थे पौ 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 पौ, तो वो और तेज कूद रही थी, जिसकी वजह से वल्ली को बहुत अच्छा फील हो रहा था, राइट। सो दिस साइट सैडन्ड हर डीपली। अब ये जो साइट था कहीं ना कहीं उससे बहुत ज्यादा उदास कर दिया उस चीज को, एज द सेम काउ हैड अर्लियर ब्रॉट हर जॉय, क्योंकि वही गाय थी जो जब वो सुबह जा रही थी तो उसको उसी गाय ने खुशी दी थी, राइट। उसके साथ उसकी अजीब अजीब हरकतों की वजह से, प्लेफुल एंटिक्स की वजह से वो खुश हुई थी while she was traveling to the town, right? चलो, why does custard long for a nice safe cage? आखिरकार जो कस्टर्ड है वो क्यों चाहता था एक नाइस सेफ केज, बताइए क्या रीजन था कि जो कस्टर्ड था वो एक नाइस सेफ केज चाहता था, जल्दी से बताओ। क्यों चाहता था वो एक नाइस सेफ केज? देखो, कस्टर्ड लॉन्ग्ड फॉर अ सेफ केज बिकॉज ही वाज टिमिड, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डरपोक था, एंड अफ्रेड ऑफ डेंजर, और उसे डेंजर से काफी ज्यादा डर लगता था। अनलाइक द अदर पेट्स हु प्रिटेंड टू बी ब्रेव, दूसरे पेट्स की तरह वो बिल्कुल भी नहीं था जो प्रिटेंड करते हैं कि वो बहुत ज्यादा ब्रेव है ना। ही प्रेफर्ड सेफ्टी ओवर एडवेंचर, वो समझदार इंसान था, उसको सेफ्टी चाहिए था, बोले मेरे को ये बेफालतू का दिखावा नहीं चाहिए, मैं सेफ रहना चाहता हूं, एंड वांटेड प्रोटेक्शन फ्रॉम पॉसिबल थ्रेट्स, और जो भी थ्रेट हो सकते हैं मैं उनसे प्रोटेक्शन चाहता हूं, ये मेरा क्लियर कट बात है। व्हाई डिड मंडेला फील दैट लिबरेशन वाज इंपॉर्टेंट फॉर बोथ? आखिरकार मंडेला जो है वो क्यों फील करते हैं कि जो लिबरेशन है वो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब जो आपके ऊपर अत्याचार कर रहा है वो भी उतना ही नफरत की बेड़ियों में बंधा हुआ है जितने की आप बंधे हुए हो, है ना। ऐसा नहीं है कि जो आपके ऊपर ऑपरेशन कर रहा है, जो आपके ऊपर ये जुल्म कर रहा है वो बहुत खुश है, ऐसा नहीं है, वो भी नफरत की बेड़ियों में बंधा हुआ है, वो भी आजाद नहीं है ना। सो मंडेला फेल्ट, मंडेला जी को ये लगा लिबरेशन वाज इंपॉर्टेंट फॉर बोथ, कि ये जो आजादी है ना ये दोनों के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज क्योंकि द ऑप्रेसर इज ऑल्सो ट्रैप्ड इन हेट्रेड, ये जो ऑप्रेसर है ना, जो शोषण करने वाले हैं, ये भी नफरत की बेड़ियों में बंधे हुए हैं, प्रेजुडिस है इनके दिमाग में ऑलरेडी, कई लोगों को लेकर ये सोच है एक, है ना, फिक्स्ड, कि ये गलत है, ये सही है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये गोरा है, ये काला है, राइट। सो एंड नैरो माइंडेडनेस, और संकीर्ण विचारधारा कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलती है। सो फ्रीडम वुड रिस्टोर ह्यूमैनिटी टू बोथ, तो जब आजादी होगी ना तो दोनों में इंसानियत बनेगी, है ना, ब्रेकिंग द चेन्स ऑफ बॉन्डेज, और हम ये जो सलाखें हैं, ये जो बॉन्डेज है, इससे आजाद होंगे, है ना, फॉर द ऑप्रेस्ड, एंड मोरल इम्प्रिजनमेंट फॉर द ऑप्रेसर। ऑप्रेसर किससे आजाद होगा? मोरल इम्प्रिजनमेंट से, ठीक है ना। उसके दिमाग में भी नैतिक तरीके से जो बेड़ियां उसके दिमाग में बंधी हुई है, वो उन बेड़ियों से भी क्या होगा? आजाद होगा। आगे बढ़ जाते हैं। मेंशन एनी 3 सरप्राइजेस दैट अवेट्स विजिटर्स इन कुर्ग। क्या है वो 3 सरप्राइजेस, बताइए। याद करो, एक आधा कुछ तो दिमाग लगाया करो, एकदम से आंसर देख लेते हो तो फिर सोचते नहीं हो। थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट इट। Mention any 3 surprises that await visitors in Coorg. Mention any 3 surprises that await visitors in Coorg. Glimpses of India. बताओ। So visitors in Coorg are surprised by its coffee plantation. जो visitors हैं Coorg के अंदर वो surprise है किससे? Coffee plantation से and spice estates से, its adventurous sports like rafting, trekking and rock climbing and warm hospitality of the Kodavus. तो ये सब चीजें वहां पर जब कोई भी जाता है तो उसको एक्सपीरियंस करने के लिए मिलती है। Known for their courage and martial tradition. और ये कोडावूस किस लिए जाने जाते हैं? अपने मार्शल ट्रेडिशन के लिए जाने जाते हैं, अपने करेज के लिए जाने जाते हैं, कि इनको अभी भी हथियार रखने की आजादी है बिना लाइसेंस के, है ना, क्योंकि ये इतने ज्यादा ट्रस्ट वर्दी होते हैं, ऐसा बोला जाता है, ठीक है, ईमानदार हैं इतने। व्हाट डज द पोएट मीन बाय द फ्रेज एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द बॉल पोएम से क्वेश्चन लगता ही लगता है बच्चों, आता ही आता है, ठीक है। देखो,
द फ्रेज मीन्स दैट वंस समथिंग प्रेशियस इज लॉस्ट। फ्रेज का क्या मतलब है कि एक बार जब कोई भी प्रेशियस चीज जो है वो खो गई है, मान लीजिए लॉस्ट है, इट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय सिंपली पेइंग फॉर इट। मेरी कोई भी एक प्रिय चीज है वो खो जाती है तो आप उसके पैसे दे दो मुझे, उससे फर्क नहीं पड़ता ना भाई। मेरी जो उस चीज के साथ यादें है शायद वो तो आप वापस नहीं दे पाओगे, है ना, वहां पर तो आपको दिक्कत हो जाएगी। सो इन द पोएम द बॉल सिंबलाइजेस चाइल्डहुड एंड इनोसेंस। तो कविता के अंदर ये जो बॉल है ये क्या सिंबलाइज करती है? चाइल्डहुड सिंबलाइज करती है, इनोसेंस सिंबलाइज करती है, विच वंस गॉन कैन नेवर बी रीगेन्ड, और जो एक बार चली गई तो वापस से रीगेन नहीं की जा सकती। जो एक बार चली गई तो वापस से नहीं रीगेन की जा सकती, ठीक है। नेक्स्ट है, हाउ डू अनिल्स इनिशियल रिएक्शन टू हरी सिंह कुकिंग एंड सब्सिक्वेंट एक्शंस रिफ्लेक्ट अनिल्स इवॉल्विंग रिलेशनशिप विद हरी सिंह। कैसे जो अनिल का इनिशियल रिएक्शन है, कैसे जो अनिल का इनिशियल रिएक्शन है टू हरी सिंह कुकिंग, हरी सिंह की कुकिंग को लेकर, एंड हिज सब्सिक्वेंट एक्शंस, और उसके जो सब्सिक्वेंट एक्शंस हैं, रिफ्लेक्ट अनिल्स इवॉल्विंग रिलेशनशिप विद हरी सिंह। वो उनका इवॉल्विंग रिलेशनशिप कैसे बताते हैं? सोचो 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 सोचो, जल्दी से। एकदम से आंसर नहीं दिखाऊंगी मैं, बिल्कुल भी नहीं दिखाऊंगी एकदम से आंसर, जल्दी जल्दी बताइए। नहीं समझ में आ रहा? बोलो बोलो, नहीं पल्ले पड़ रहा? हाँ, हाउ डू अनिल्स इनिशियल रिएक्शन टू हरी सिंह कुकिंग एंड सब्सिक्वेंट एक्शंस। देखो, अनिल्स इनिशियल रिएक्शन टू हरी सिंह कुकिंग वाज माइल्ड डिसअपॉइंटमेंट, क्योंकि उसने बोल तो दिया था कि भाई उसको कुकिंग आती है, बट एक्चुअल में उसको कोई कुकिंग वुकिंग नहीं आती थी, है ना, उसको नहीं पता था। तो बट ही डिड नॉट स्कोल्ड हिम हार्शली। बट अनिल की यही बात बहुत अच्छी थी कि उसने उसको डांटा नहीं बिल्कुल भी, राइट। इंस्टेड ही टॉट हिम हाउ टू कुक, इसकी जगह बल्कि उसने उनको सिखाया, है ना, कि भाई कुक कैसे करते हैं। इस तरीके से उसने मतलब एक्चुअली उसको बताया कि भाई तू कैसे बना सकता है सब्जी, मैं सिखा देता हूं, तूने झूठ क्यों बोला। ऐसा नहीं बोला उसने उसको कि भाई तूने झूठ क्यों बोला, ये सब क्यों किया। सो he didn't scold him harshly, instead he taught him how to cook। इसकी जगह उसने क्या किया, उसने उसको सिखाया। So this kindness reflected the beginning of a trusting bond, और यही kindness है जो क्या दिखाती है, शुरुआत दिखाती है एक ट्रस्टिंग बॉन्ड का बिटवीन देम, विच ग्रू स्ट्रॉन्गर ओवर टाइम, जो समय के साथ क्या हुआ और ज्यादा बढ़ गया। आइए आगे बढ़ते हैं। The unexpected encounter with the voice in the doorway affects Horace's burglary attempt। Elaborate कि जो अनएक्सपेक्टेड एनकाउंटर था विद द वॉइस, वो जो गलियारे में से आवाज आई थी, है ना, अफेक्ट्स हॉरेसेस बर्गलरी अटेम्प्ट। अभी हॉरेस जो लूटपाट करने आया था वो उससे अफेक्ट होती है, बताइए कैसे। एक दो पॉइंट सोचो, एकदम से आंसर पता चल जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। सोचा सोचा या नहीं सोचा? हाँ बेटे, बढ़िया। चलो देखो, कोई बात नहीं। The unexpected female voice startled Horace in the middle of his burglary। अभी unexpected female voice, एक आवाज आई, है ना, फीमेल की एक आवाज आई, उसकी वजह से हॉरेस काफी डर गया एकदम से, ठीक है। और वो उस समय चोरी कर रहा था, तो चोरी करते करते अगर आप कोई गलत काम कर रहे हो तो एकदम से कोई टोक देते तो आप झड़प जाते हो।
सो शी ट्रिक्ड हिम बाय प्रिटेंडिंग टू बी, और उसने क्या किया, उसको ट्रिक किया, क्या प्रिटेंड किया उसने कि भाई मैं तो क्यों हूं, मैं तो इस घर की मालकिन हूं, है ना, और अब मैं पुलिस बुलाऊंगी, आंटी पुलिस बुला लेगी, पार्टी यूं ही चलेगी, फोर्सिंग हॉरेस टू असिस्ट हर इन हर ओन थ्रेट। जिसकी वजह से क्या हुआ, क्या हुआ, जिसकी वजह से भाई उसी के जाल में, मतलब खुद के लिए चोरी करवा ली उस लड़की ने यार, कितनी जबरदस्त दिमाग वाली लड़की थी। रूनिंग हिज बर्गलरी अटेम्प्ट, और उसका पूरा जो अटेम्प्ट है वो फेल उसने कर दिया, हाँ या ना बताइए। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। द प्ले द बुक दैट सेव्ड द अर्थ uses the humor and misunderstandings between Martians and Earthlings to explore the themes of perception and cultural differences. Comment. सोचो क्या आंसर लिख सकते हो आप इसके अंदर, सोचो सोचो क्या आंसर लिख सकते हो आप इसके अंदर। है ना, देखो यार कुछ नहीं था, उन लोगों को, बेवकूफ थे वो लोग, उन्हें लगा कि हमारी जो नर्सरी राइम्स है ना वो कोई बहुत भयंकर वाले कोड है और हम कुछ बहुत भयंकर प्लानिंग कर रहे हैं। सो ही द प्ले ह्यूमरसली शोज हाउ मार्शियंस मिसअंडरस्टैंड्स आर्ट्स कल्चर। ये जो प्ले है ये बहुत ही ह्यूमरसली ये शो करता है कि कैसे जो मार्शियंस है वो हमारा कल्चर को गलत समझ गए, है ना, एंड लैंग्वेज को भी गलत समझ गए, थिंकिंग बुक्स आर डेंजरस वेपन्स, और उन्हें लगा कि ये जो किताबें हैं ये बहुत भयंकर वेपन है। दिस एग्जैजरेशन एंड मिस इंटरप्रिटेशन, और ये जो चीजों को एग्जैजरेट कर दिया गया और मिस इंटरप्रेट कर दिया गया, क्रिएट कॉमिक सिचुएशंस, इनकी वजह से क्या होता है, बहुत हास्यपदक सिचुएशन क्रिएट होती है, while also highlighting how cultural differences can lead to absurd conclusions, जहां पर ये भी पता चलता है कि कैसे कल्चरल डिफरेंस जो है वो क्या कर सकते हैं, एब्सर्ड कंक्लूजन्स जो है क्रिएट कर सकते हैं, इफ नॉट अप्रोच्ड विद अंडरस्टैंडिंग, अगर उनको हमने सही अंडरस्टैंडिंग ढंग के तरीके से अप्रोच नहीं किया तो। चलिए, कमेंट ऑन द रिएक्शंस एंड फीलिंग्स ऑफ लेंचो एंड नेल्सन मंडेला व्हेन दे फेस्ड चैलेंजेस इन देयर लाइफ। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोचो, दो चैप्टर्स को मिला के तुम लोगों को सवाल यहां पर डाल दिया गया है, तो अब तुम क्या आंसर करोगे कि कमेंट करना है ऑन द रिएक्शंस एंड फीलिंग्स ऑफ लेंचो एंड नेल्सन मंडेला, लेंचो की फीलिंग्स पर और नेल्सन मंडेला जी की फीलिंग्स पर, ठीक है ना। When they faced challenges in their life, जब उनके लाइफ में चैलेंजेस आए तो उन्होंने उनको कैसे फेस किया, दो अलग अलग कैरेक्टर्स के टर्म्स में। सो बोथ लेंचो एंड मंडेला फेस्ड ग्रेट चैलेंजेस बट रिस्पॉन्डेड विद डिटर्मिनेशन। तो लेंचो ने भी और मंडेला जी ने भी बहुत ही डिटर्मिनेशन के साथ यू नो चैलेंजेस को फेस किया। लेंचोस फेथ इन गॉड रिमेन्ड अनशेकन। लेंचो का भी जो भगवान में विश्वास था ना, वो ऐसा नहीं हुआ कि उसके सब कुछ बर्बाद कर दिया, तो भगवान आपने मेरे साथ ये क्यों किया, मेरे साथ ऐसा करते हो, ऐसा नहीं किया उन्होंने, बोले अब आप मदद करो मेरी, है ना। डिस्पाइट द डिस्ट्रक्शन ऑफ हिज क्रॉप्स, सो ही बिलीव्ड हेल्प वुड कम फ्रॉम डिवाइन सोर्सेस, और उसका ये मानना ही था कि भाई मेरे को मदद आएगी, इन जगह से मेरे को मदद आएगी। मंडेला एंड्योर्ड इयर्स ऑफ ऑपरेशन एंड इम्प्रिजनमेंट, वहीं पर मंडेला जी ने भी बहुत सालों का इम्प्रिजनमेंट, बहुत सालों का ऑपरेशन झेला, yet he emerged without bitterness, फिर भी कड़वाहट के साथ नहीं, वो फ्री, जब भी उनको आजादी मिली तो वो कड़वाहट नहीं था उनके अंदर, है ना, वो कमिटेड थे टू फ्रीडम एंड इक्वालिटी फॉर ऑल, कि भाई हम सब बराबर हैं। अब ये नहीं है कि हमें आजादी मिल गई तो अब हम तुम पर जुल्म करेंगे, वो सीन नहीं था, ठीक है। सो विद लेंचोस चैलेंज वाज पर्सनल एंड इमीडिएट। अभी वाइल लेंचो का जो चैलेंज था वो पर्सनल था और इमीडिएट था, बट मंडेला वाज सोसाइटल एंड लॉन्ग टर्म, पर मंडेला जी का पूरा सोसाइटल था, है ना, मंडेला जी का लॉन्ग टर्म था वो डिटर्मिनेशन। सो बोथ डेमोन्स्ट्रेटेड रेजिलियंस, दोनों ने ही कहीं ना कहीं रेजिलियंस शो किया, होप शो किया एंड बिलीव इन अ बेटर फ्यूचर, और कहीं ना कहीं एक विश्वास भी शो किया एक अच्छे फ्यूचर में, इंस्पायरिंग अदर्स थ्रू देयर कन्विक्शन एंड करेज, और कहीं ना कहीं इस चीज से इंस्पायर भी किया बाकी लोगों को, है ना। यस, अपने कन्विक्शन से भी और अपने करेज से भी। चलिए, डिस्कस हाउ द राइटर्स यूज लैंग्वेज टू क्रिएट ह्यूमर इन द पोएम द टेल कस्टर्ड द ड्रैगन एंड द प्ले द प्रपोजल। देख रहे हो, ये लोग दो चैप्टर में से घुसेड़ के तुमसे सवाल पूछेंगे ही पूछेंगे, लॉन्ग आंसर टाइप। तो हर एक चैप्टर का थीम, कैरेक्टर अच्छे से पता होना चाहिए, पहले एक चैप्टर के बारे में लिखो, फिर दूसरे के बारे में, फिर दोनों का कंपैरिजन डाल दो, बेस्ट होता है ये तरीका। टॉपर्स आंसर शीट का ना जो वीडियो डलेगा
ठीक है, आज उसमें देखना तुम लोग, मैंने आज एक तुम लोगों के लिए वीडियो डाला है टॉपर्स आंसर शीट, वो देखना उसमें जाके। सो इन द टेल of Custard the Dragon, Organ Nash uses playful rhymes, exaggerated descriptions and unexpected contrasts to create humor. ये सब यूज करते हैं वो ह्यूमर क्रिएट करने के लिए। सो द ब्रेव कैरेक्टर्स बोस्ट ऑफ देयर करेज, जो ब्रेव कैरेक्टर है वो अपने करेज की धौंस दिखा रहे हैं, बट फ्ली व्हेन डेंजर अपीयर्स, पर वो गायब हो जाते हैं जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, डेंजर आता है। while Custard the supposedly cowardly dragon, वहीं पर जो कस्टर्ड है, जो कहीं ना कहीं कावर्ड ड्रैगन है, टर्न्स आउट टू बी द ट्रू हीरो, वो कहीं ना कहीं भाई असली हीरो निकल कर आ जाता है। सो द आयरनी एंड रेपुटेशन ऑफ कस्टर्ड्स प्ली फॉर अ सेफ स्केज एड कॉमिक चार्म, तो वो जो उसका प्ली है ना लास्ट में, वो एक कहीं ना कहीं कॉमिक चार्म ऐड कर देता है कहानी के अंदर कि ड्रैगन होके वो ऐसा कर रहा है। प्रपोजल के अंदर क्या होता है, Anton Chekhov uses witty dialogues, misunderstandings and exaggerated quarrels, है ना, अजीब अजीब सी exaggerated quarrels दिखाई गई है, misunderstandings दिखाई है, ये क्या दिखाया गया, बहुत छोटी छोटी चीजों पर, over petty matters like property boundaries and dogs to generate laughter, right? So the formal over polite beginnings quickly descend into heated arguments, वो क्या हो जाते हैं, heated arguments में बदल जाती हैं छोटी छोटी चीजें, exposing human folly. So both works use irony, exaggeration and reversal of expectation. Irony भी है, exaggeration भी है, reversal of expectation भी है, to entertain while lightly satirizing human nature. Entertain करने के लिए लेकिन साथ ही साथ satirize करने के लिए human nature, है ना, कि कैसा होता है human nature, उस पर तंज कसा जा रहा है। ठीक है, Why did Hari Singh chose to go back to Anil in the end? हरि सिंह आखिरकार क्यों चुनता है ये बात कि भाई, क्यों आखिरकार वो ये सोचता है कि भाई मैं वापस चला जाता हूं अनिल के पास, रियलाइज हो जाता है उसको कहीं ना कहीं। सो हरि सिंह चोज टू गो बैक टू अनिल बिकॉज ही वैल्यूड द ट्रस्ट एंड काइंडनेस अनिल हैड शोड हिम। हरि सिंह चुनता है है ना, कि वो जाएगा अनिल के पास वापस बिकॉज ही वैल्यूड द ट्रस्ट, क्योंकि वो उस पर काफी ज्यादा ट्रस्ट करता है, एंड काइंडनेस, दया भी, अनिल हैड शोन हिम मोर देन द स्टॉलन मनी, है ना, कि भाई वो पैसे से ज्यादा उसे लगता है वो जो दया और जो ट्रस्ट उसने दिखाया ना वो इंपॉर्टेंट है। दो द इनिशियली प्लान्ड टू रन अवे, हालांकि ही इनिशियली स्टार्टिंग में वो प्लान करता है कि वो भाग जाएगा, बट वो ऐसा नहीं कर पाता है। हिज कॉन्शियंस ट्रबल्ड हिम, उसका जो दिल होता है ना, उसकी जो अंतरात्मा होती है वो उसको परेशान करती है, झकोरती है कि तू ये क्यों कर रहा है, मत कर, तेरे को इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है सुधरने की, सुधर जा, राइट। सो ही रियलाइज्ड दैट अनिल वाज टीचिंग हिम स्किल्स, और उसे रियलाइज होता है कि अनिल उसे स्किल सिखा रहा है, जैसे कि रीडिंग एंड राइटिंग, है ना, विच कुड चेंज हिज फ्यूचर, जिससे उसका ऑब्वियसली जो फ्यूचर है वो बदल सकता है और बेहतर भी हो सकता है। फ्यूचर केवल बदल ही नहीं सकता बल्कि बेहतर भी हो सकता है। सो दिस अपॉर्चुनिटी फॉर ऑनेस्ट लिविंग, ये जो एक अवसर था, है ना, फॉर ऑनेस्ट लिविंग वाज वर्थ मोर देन फ्यू हंड्रेड रुपीज, और ये कहीं ना कहीं कुछ 100 रुपीज से काफी ज्यादा था कि भाई आगे फ्यूचर में अच्छी नौकरी मिलेगी, वो ये सब तुच्छ चीजें हैं उनके बीच में। He had stolen. So his decision to return reflected his moral awakening and desire for self-respect. Right? चलिए अब बारी आ जाती है द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट के क्वेश्चन की, और उसके बाद हमारा ये लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, क्या होगा उसके बाद हमारा ये, उसके बाद हमारा ये लास्ट क्वेश्चन, व्हाट बुक ओपनड द वर्ल्ड ऑफ साइंस to the eager Richard E. Bright? Why and where did E. Bright send the tagged butterfly? So the book that the travels of Monarch X opened the world of science, ये जो बुक थी उसने कहीं ना कहीं उनके दिमाग में सब जगाया था, ठीक है, to eager Richard E. Bright. It introduced him to the study of monarch butterflies, right? monarch butterflies के बारे में उन्होंने पढ़ा वहां पे, and their migration pattern, और उनका जो migration pattern है उसके बारे में। Inspired E. Bright decided to tag butterflies to track their movements. So he used tiny adhesive labels उसने यूज किए उसके नाम के साथ, and address on the butterflies wings, और उनके विंग्स पे लगा दिए। So E. Bright then released these tagged monarchs, और उन्होंने फिर इनको छोड़ दिया हवा में, जंगलों में, sending them towards regions where they might be recaptured, ऐसे regions में जहां पे उनको वापस से recapture कर लिया जाएगा। So the purpose was to help scientists study their migration routes, और ये purpose basically था कि scientist क्या कर सके, उनका माइग्रेशन रूट जो है वो पढ़ सके। सो ही सेंट द टैग्ड बटरफ्लाई टू डॉक्टर फ्रेडरिक ए उर्क्वार्ट, अ कैनेडियन साइंटिस्ट लीडिंग टू रिसर्च ऑन मोनार्क माइग्रेशन, जो
कहीं ना कहीं मोनार्क माइग्रेशन पे रिसर्च कर रहे थे। दिस प्रोजेक्ट बिकेम ईव राइट्स फर्स्ट स्टेप इनटू सीरियस साइंटिफिक रिसर्च, और ये कहीं ना कहीं उनके लिए पहला साइंटिफिक रिसर्च भी बन गया। ठीक है बच्चों, तो ये थे आपके कोड 184 के क्वेश्चंस। ठीक है, और आप लोगों को ना रेगुलरली यार मैं कितने भी क्वेश्चन यहां पर करवा दूं ना, उससे तो फर्क पड़ता नहीं है, फर्क पड़ता है आप लोग आंसर राइटिंग कैसा करके आते हो। जैसे मैंने आज डालना है एक वीडियो, जाएगा आज ही जाएगा शायद पेपर प्रेजेंटेशन के ऊपर, अगर आप जाकर वो वीडियो देखोगे और वहां पर आप एक टॉपर का आंसर शीट देखोगे, तो अब उस बंदे ने ना इतना बढ़िया तरीके से पेपर प्रेजेंट किया हुआ है कि एक एक चीज क्लियर। मुझे उसका पेपर देख के ऐसे लगा कि एक टीचर जो भी बच्चे को बताता है ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है, उस बच्चे ने मतलब उसको 200% अप्लाई करके लिखा हो। सच में ऐसा लग रहा था कि भाई उसने 200% वो चीज अप्लाई कर दी है, 100% भी नहीं। गलती से भी ओवर राइटिंग नहीं कर रखी उसने, गलती से भी वर्ड लिमिट क्रॉस नहीं कर रखी उसने, गलती से भी कई मल्टीपल कलर के पेन यूज नहीं कर रखे उसने, गलती से भी अंडरलाइन करना नहीं भूला है वो। हर एक आंसर को कैसे लिखना शुरू करना है, कैसे पैराग्राफ में डिवाइड करके लिखना है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने हैं, सब कुछ एकदम परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। ठीक है, तो आप भी कोशिश करो, थोड़ी सी प्रैक्टिस अगर आप लोग भी खुद से भी करोगे तो आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास। अब आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और हाफ ईयरली की ऐसी तैयारी करते रहिए।